वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज के इस वीडियो में 18 मार्च 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी सहित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो निसंदेह ये वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफी ज्यादा मददगार सिद्ध हो सकती है। अब यहाँ पर हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, बताएं कि इसकी लंबाई कितनी है। सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था और आपको बताया था दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन कर्नाटक के हुबली में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, इसकी लंबाई है 1507 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। लिखने से फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि 18 से 29 मार्च 2023 तक ढाका बांग्लादेश में होने वाले सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार से किस बेटी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ, यानी कि भारतीय टीम में हुआ है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुशी कुमारी। खुशी कुमारी का चयन अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सैफ का पूरा नाम क्या होता है। तो सैफ का पूरा नाम होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो अभी हाल ही में अंडर 17 महिला चैंपियनशिप के लिए खुशी कुमारी चयनित हुई है। ऐसे में आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना कि 18 से 29 मार्च 2023 तक ढाका बांग्लादेश में, जो कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, यहाँ पर होने वाले सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार की बेटी खुशी कुमारी को राष्ट्रीय टीम में चयनित किया गया है। हालांकि खुशी कुमारी के नाम कई सारी उपलब्धियां दर्ज है। कुछ में पहले भी हमने आपको एक जानकारी दिया था जनवरी 2023 में कि सुब्रतो कप और नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में खुशी कुमारी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना ये जॉर्डन में होने वाले एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में गोलकीपर के लिए, मतलब गोलकीपर पद के लिए या फिर गोलकीपर के तौर पर इसका चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है। ये जानकारी हमने आपको जनवरी 2023 वाला जो वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ था वहां पर आपको ये जानकारी विस्तार पूर्वक दिया था। हालांकि बिहार में एक और खिलाड़ी है खुशी कुमारी नाम से, जिनके बारे में अगले पॉइंट में आप यहाँ पर देखने वाले हैं। ये पॉइंट यहाँ पर है एक्स्ट्रा फैक्ट में कि हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक खुशी कुमारी ने दिलाया था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये फुटबॉल से संबंधित था, सैफ अंडर 17, जबकि ये वाला एक्स्ट्रा फैक्ट जो है जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप से संबंधित है। तो बिहार को पहला स्वर्ण पदक खुशी कुमारी ने दिलाया था। अभी हाल ही में इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ था। चूंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों की, तो ऐसे में बिहार सरकार ने अभी हाल ही में एक घोषणा की है। घोषणा के आधार पर इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। अर्थात खेल के क्षेत्र में अपने बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए बिहार सरकार ने अब बड़ा फैसला किया है। फैसला यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब सीधे ऑफिसर बनाया जाएगा। उनके पदकों के आधार पर उन्हें एक बेहतर जॉब दिया जाएगा ऑफिसर रैंक का। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये बिहार सरकार की घोषणा है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। वर्तमान समय में, यानी कि मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में बिहार के जो खेल मंत्री हैं ये हैं जितेंद्र कुमार राय। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कोई भी पॉइंट से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। क्योंकि बात हो रही थी बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों की, तो बिहार सरकार ने अभी खेल के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है। रिसेंटली जो बिहार बजट 2023-24 से पेश हुआ है वित्त वर्ष के लिए, तो ऐसे में इनसे संबंधित सारे तथ्यों का वर्णन हमने इस वीडियो में किया है। इस वीडियो को आप बीपीएससी मेकर ऐप पर साथ साथ यूट्यूब चैनल पर टॉपिक स्टडी के अंतर्गत देख सकते हैं। इसका पीडीएफ फाइल आपको दोनों जगहों पर, टेलीग्राम पर और बीपीएससी मेकर ऐप पर निःशुल्क उपलब्ध है। आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह टॉपिक आपका मजबूत होगा। अगर यहां से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे तो एक अंक आपके हाथ में होगा। अब यहां पर हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी फरवरी 2023 की रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसमें बिहार का शिवहर जिला शीर्ष पर रहा है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार की औद्योगिक विकास की समीक्षा के तहत फरवरी 2023 माह की रैंकिंग जारी की गई और इस रैंकिंग के आधार पर 70 अंकों के साथ शिवहर टॉप पर रहा। यानी कि अगर हम बात करें शीर्ष स्थान की तो शिवहर जिला बिहार का शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं पे दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर नालंदा और समस्तीपुर संयुक्त रूप से रहा है।
तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर मुंगेर और चौथे स्थान पर किशनगंज जिला रहा है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। किशनगंज की बात आई है तो आपको एक जानकारी याद होगा, बिहार में औसतन सर्वाधिक बारिश जो होती है किशनगंज में ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि साथ ही केवल 27 अंक लेकर रोहतास सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। ये जो बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा के तहत जो रैंकिंग जारी हुई, इसमें रोहतास सबसे नीचे स्थान पर रहा है। ये बातें भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बात हो रही है औद्योगिक विकास की, तो ऐसे में एक पॉइंट आपको बता दूं कि वर्तमान समय में बिहार के उद्योग मंत्री हैं शमीर कुमार महासेठ। इससे पहले बिहार के उद्योग मंत्री कौन थे, आपको हमने कई बार जानकारी दिया था। इससे पहले बिहार के उद्योग मंत्री थे सैयद शाहनवाज हुसैन। सैयद शाहनवाज हुसैन के ही मतलब कि कार्यकाल में, या फिर जिसमें वो उद्योग मंत्री थे बिहार के, उसी समय बिहार में एथनॉल नीति लागू हुई थी। और एथनॉल नीति लागू करने वाला बिहार पूरे भारत में पहला राज्य है। ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। इसके अतिरिक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस समय बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन थे, तो बिहार में लेदर और टेक्सटाइल पॉलिसी को मंजूरी दिया गया था। ये सारी बातें हमने आपको इस डेली करंट अफेयर्स वाले श्रृंखला में बतलाया है। वह हम अगले पॉइंट की बात करें तो 1780 और 1850 के दशक के बीच ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को पहली औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां पर हुई, तो ब्रिटेन में हुई थी सबसे पहले औद्योगिक क्रांति। आप लोगों ने पढ़ा होगा। औद्योगिक क्रांति के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे, इस बात का जरूर जिक्र होता है कि इसकी शुरुआत ब्रिटेन से ही हुई थी। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं, जो यहाँ पर आप इस पॉइंट को देख रहे हैं कि बिहार के उद्योग मंत्री शमीर कुमार महासेठ हैं वर्तमान में। हालांकि इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक एक वीडियो के माध्यम से दिया था। बिहार में नया मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था 16 अगस्त 2022 को, ये जानकारी आपको हमने विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से दिया था। सारे के सारे अपडेटेड डेटा है। यहाँ से निश्चित तौर पर हो सकता है एक प्रश्न आपको एग्जाम में बने। अब यहाँ पर मैं आपको इसलिए ये सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे टॉपिक से, नियुक्तियों वाले टॉपिक से खास करके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि स्कॉटहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे शॉर्ट में सिपरी भी कहा जाता है, तो सिपरी द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में दुनिया के सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश की बात करें, जो रिपोर्ट अभी आई है सिपरी की, तो इस सिपरी की रिपोर्ट के आधार पर आयातक देश में सबसे बड़ा आयातक देश है भारत। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनकर उभरा है हाल ही के दिनों में। और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे लिखी गई है कि रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत की हथियार खरीद में 11% की कमी आई है। लेकिन कमी के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है, इसके बावजूद भी भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बना हुआ है। ये जो आंकड़े आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस आंकड़े का आपको ध्यान रखना है। जो रिपोर्ट में कही गई है 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच भारत जो हथियार को आयात करता है, इसमें 11% की कमी आई है। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भी भारत अब वर्तमान समय में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, यानी कि आयातक देश है। तो इसी आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर यह प्रश्न बना था, और ऐसे में ध्यान रखेंगे भारत इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बीते 5 वर्षों में दुनिया में जितने भी हथियार खरीदे गए हैं, उनमें से 11% अकेले भारत ने ही खरीदे हैं। उसके बाद अन्य देशों की बात करें तो सऊदी अरब 9.6% खरीद के साथ दूसरे स्थान पर है। जबकि बात करें वहां पे तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर है कतर, जिन्होंने 6.4% मतलब जो हथियार खरीदा गया पूरे विश्व में, इसका हिस्सेदारी है 6.4%। चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और 5वें स्थान पर चीन है। अब यहाँ पे देखिए बात हुई है कतर की, तो कतर के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कि फीफा विश्व कप का जो 22वां संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ, ये कतर में ही आयोजित हुआ था। और एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था कि 2026 में जो 23वां संस्करण होगा फीफा विश्व कप का, ये इसकी जो मेजबानी होगी ये अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ये सारी बातें हमने आपको बताया था। हालांकि 22वें संस्करण जो कि कतर में आयोजित हुआ, इसके विजेता की बात करें तो आपको हमने जानकारी दिया था, इस संस्करण का खिताब यानी कि 22वें संस्करण का खिताब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर अपने नाम किया था। ये जानकारी आपको दिया था। और साथ साथ भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत एकमात्र बार फीफा के लिए पहली और एकमात्र बार 1950 में क्वालिफाई किया था। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के चौथे प्रश्न पे, ये प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 बैठक आयोजित हुई है।
बिजनेस 20 को शॉर्ट में B20 कहा जाता है और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है, मार्च 2023 में। यहाँ पर आप लोग इंडिकेट कर लीजिएगा जब आप चीज़ों को नोट करेंगे। तो मार्च 2023 में हाल ही में इसकी जो बैठक आयोजित हुई, ये सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में आयोजित हुई। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में 16 अगस्त 2023 को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 अगस्त नहीं बल्कि मार्च होगा, यहाँ मिस्टेक से अगस्त लिखा गया, आप लोग सुधार कर लेंगे। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में 16 मार्च 2023 को भारत G20 अध्यक्षता के तहत B20 यानी कि बिजनेस 20 बैठक आयोजित किया गया। ये यहाँ से नोट कीजिएगा। हालांकि कुछ समय पहले आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इससे पहले जनवरी 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में गांधीनगर, जो कि गुजरात में, B20 बैठक आयोजित हुई थी। इससे पहले जो आयोजित हुआ था ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ था, जो कि गुजरात की राजधानी है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कई बार हमने आपको जानकारी दिया है कि G20 कई बैठकें भारत के विभिन्न शहरों में एक अलग अलग विषयों के साथ आयोजित हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है वो जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करें G20 की, तो G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का एक मंच है जिसमें देशों की संख्या है 20। अब वहीं पे हम बात करें इसके बारे में एकदम से विस्तार से, तो आपको हमने जानकारी दिया था कि दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी थी। तो यहां से जो चीज आपको याद रखना है कि दिसंबर 2022 में, एक्चुअली में 1 दिसंबर 2022 को भारत को इसकी कमान अगले 1 वर्षों के लिए सौंपी गई है इंडोनेशिया से, और यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। ये 17वां शिखर सम्मेलन था G20 का, जहां पर भारत को इसकी अध्यक्षता मिली इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान अगले 1 वर्ष के लिए सौंपी है। यानी कि G20 का जो भी कार्य उद्देश्य है उनको मतलब 1 साल तक आगे बढ़ाने की दिशा में भारत कार्य करेगा। यही वो मतलब कह सकते हैं रीजन है, इसको लेकर के भारत के विभिन्न शहरों में एक नए नए विषयों पर, नए नए क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा नई नई बैठक। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अब बात यहाँ पर होती है 17वें G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन के थीम की बात करें तो 2022 में जो आयोजित हुआ ये सम्मेलन, इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये 2022 का थीम था, नोट कर लीजिएगा। इसी चीज को यहाँ पर हमने विस्तार से लिखा है, सभी पॉइंट को आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अभी वर्तमान समय में G20 अध्यक्षता जो है ये भारत के पास है अगले 1 वर्ष के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 26 मार्च 2023 से 69वें बीपीएससी एग्जाम के लिए आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से। ये हिंदी में आपके लिए उपलब्ध रहेगा। इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये ऑनलाइन माध्यम में आपको मिलेगा, साथ ही साथ इसका आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करके चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। तो घर बैठे अपनी तैयारी को सही तरीके से आकलित करने के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये 69वीं बीपीएससी वाला जो कोर्स बीपीएससी मेकर ऐप पर है उसी कोर्स के अंतर्गत मिलने वाला है। इस कोर्स में ये तमाम चीजें इंक्लूड है जो कि आपको मिलने वाली है। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप इस कोर्स को ज्वाइन करें और यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर करें। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 5वें प्रश्न पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी किस रचना के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्यवंशम के लिए इन्हें अभी हाल ही में 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि तमिल लेखिका शिव शंकरी को हाल ही में उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। इस पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक 2019 में प्रकाशित हुई थी। ये बात यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे हम अगले पॉइंट की बात करें तो वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में या फिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। इसकी जो मतलब स्थापना हुई थी वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा हुआ था। एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि सरस्वती सम्मान किनके द्वारा प्रदान किया जाता है, या फिर व्यास सम्मान या फिर बिहारी पुरस्कार। ये तीनों प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। हाल ही में हमने आपको बिहारी पुरस्कार के बारे में डिटेल जानकारी दिया था। आप चाहें तो इस वीडियो को टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सरस्वती सम्मान की, तो ऐसे में ध्यान रखेंगे सरस्वती सम्मान भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में शामिल किसी भी भाषा में एक भारतीय नागरिक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित
उत्कृष्ट रचना को दिया जाता है। अनुसूची 8 में जितनी भाषाएं शामिल है, किसी भी भाषा में एक भारतीय नागरिक द्वारा पिछले 10 वर्षों में उनके द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट रचना को ही दिया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। हम बात करें यहाँ पर पहले सरस्वती सम्मान की, तो वर्ष 1991 में हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए पहली बार सरस्वती सम्मान दिया गया था। यानी कि सरस्वती सम्मान का जो पहला विजेता है ये कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन। अगले पॉइंट की बात करें, 2021 का सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को उनके काव्य संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए दिया गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। 2021 का जो 31वां सरस्वती सम्मान था, यह रामदरस मिश्र को मिला उनके काव्य संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए। अगला छठा प्रश्न है कि मार्च 2023 में उत्तराखंड सरकार ने बजट पेश किया है। बताएं कि उत्तराखंड के मौजूदा वित्त मंत्री कौन है जिनके द्वारा बजट पेश किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, वर्तमान समय में उत्तराखंड के जो वित्त मंत्री हैं ये है प्रेमचंद अग्रवाल। इनके द्वारा भी हाल ही में बजट पेश किया गया। हालांकि उत्तराखंड के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो ये कौन है, ये है पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं। ये जानकारी हमने आपको कई बार दिया है। अब यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल राज्य विधानसभा यानी कि उत्तराखंड असेंबली में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और यह चालू वित्त वर्ष के बजट के मुकाबले 18.5% अधिक है। हालांकि यहाँ पर हम बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बजट में जो इजाफा हुआ पिछले वर्ष के मुकाबले ये 10% था, लेकिन उत्तराखंड में ये 18.05% रहा। कुछ संबंधित तथ्यों की बात करें तो बजट के अनुसार शिक्षा के लिए 10,459 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और वहीं पर जोशीमठ भू धनसाव यानी कि जोशीमठ लैंडस्लाइड राहत कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ये उत्तराखंड बजट में, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें बिहार के दृष्टिकोण से, बिहार के बजट के दृष्टिकोण से, तो बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछले वर्ष बजट का जो आकार था वो था 2,37,691 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले कितना अधिक था ये बजट, तो तकरीबन 10% इसमें इजाफा हुआ है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। और बात करें हम यहाँ पर शिक्षा बजट की, तो शिक्षा विभाग के लिए सर्वाधिक 40,450 करोड़ रुपए आवंटित किया गया और ऐसे में आपको ध्यान रखना ये कुल बजट का 22% हिस्सा था। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलते हैं वहीं पे हम अगले प्रश्न पे, हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले बजट से संबंधित कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि आप यहाँ पर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि वर्क फोर्स डेवलपमेंट हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और ऐसे ही कुछ और भी पॉइंट है जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी यानी कि सहायक सचिव नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रवि चौधरी। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकर दे दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने 15 मार्च 2023 को भारतीय मूल के रवि चौधरी को ऊर्जा प्रतिष्ठान और पर्यावरण के लिए वायुसेना के सहायक सचिव यानी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है रवि चौधरी। आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है रवि चौधरी वायुसेना के सहायक सचिव के पद पर सेवा देने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। ये पॉइंट यहाँ पर है कि जनवरी 2023 में अमेरिका में मनप्रीत मोनिका भारतीय मूल की पहली सिख महिला न्यायाधीश यानी कि जज बनी थी और शायद इसके अतिरिक्त हाल ही में अमेरिका में भारतीय मूल की अरुणा मिलर ने मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। और आपको जानकारी होगा कि अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला बनी है अरुणा मिलर। ये सारी जानकारी इसी डेली करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत हमने विस्तार पूर्वक दिया था। यहाँ पर अमेरिका में किसी भारतीय की नियुक्ति की बात हुई थी, इसी वजह से यहाँ पर हमने पुनः से आपको ये चीजें याद दिलाया। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत में अगले अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एरिक गारसेटी, जिन्हें आप यहाँ पर इसे तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको इनसे संबंधित जानकारी दे दूं कि लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि नए एम्बेसडर के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। इनका नाम है एरिक गारसेटी।
और अगर हम बात करें इस पद की, जो कि भारत में अमेरिकी राजदूत का पद है, ये जनवरी 2021 से खाली था, वे इस पद को अब ग्रहण करेंगे। दरअसल यहाँ पर कुछ स्टोरी है जो कि आपको ध्यान रखना है कि 52 वर्षीय एरिक गारसेटी नई दिल्ली में केन जस्टर की जगह लेंगे, जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित किया गया था और मई 2017 में भारत में अमेरिका का राजदूत बनाकर भेजा गया था। किन्हें यहाँ पे बात किया जा रहा है केन जस्टर की, जिसमें मतलब कि राष्ट्रपति थे कह सकते हैं यहाँ के अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो इन्हीं के कार्यकाल में केन जस्टर को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया था और मई 2017 में उनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद आपको ध्यान रखना है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था। लेकिन वहीं पे हम बात करें अमेरिका के पहले राष्ट्रपति की, तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। इन्हीं के नाम पर अमेरिका का जो राजधानी है ये वॉशिंगटन कहलाया, ये यहाँ से ध्यान रखना। हालांकि आपको यहाँ पर जो हमने जानकारी दी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पद के बारे में कि जनवरी 2021 से पद खाली था, लगभग 3 वर्षों से इस पद पर अभी हाल ही में नियुक्ति हुई एरिक गारसेटी की। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि भारत ने निम्न में से किस देश के साथ अपने संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लग्जमबर्ग। आप यहाँ पर इस डाक टिकट को देख सकते हैं जो कि संयुक्त रूप से जारी किया गया दोनों देशों के बीच। ऐसे में यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है भारत और लग्जमबर्ग हाल ही में 15 मार्च 2023 को अपने संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया है और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए दोनों देशों ने नई दिल्ली में, यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। लग्जमबर्ग की बात करें तो लग्जमबर्ग यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है और इसकी राजधानी है लग्जमबर्ग शहर। लग्जमबर्ग शहर यानी कि लग्जमबर्ग सिटी की बात हुई तो ऐसे में एक जानकारी आपको याद होगा, हमने बताया था कि 1994 में लग्जमबर्ग सिटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो विश्व बैंक के अनुसार 2016 में लग्जमबर्ग की कुल जनसंख्या थी 5.83 लाख, महज लगभग मान के चलिए 6 लाख 2016 में मतलब यहाँ की जनसंख्या थी लग्जमबर्ग की। लग्जमबर्ग की बात करें तो वर्तमान में लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बैटेटेल और यहाँ की जो मुद्रा है यह है यूरो। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफगानिस्तान। आपको ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश है अफगानिस्तान। ये बातें कही गई है यूएन की रिपोर्ट में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट आई थी उसी में ये बातें कही गई हैं। आपको यहाँ पे मैं जानकारी दे दूं कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को संयुक्त नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें 2023 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के थीम की, तो इस वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के थीम अर्थात विषय डिजिट ऑल अर्थात इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम है जेंडर इक्वलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ये 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया इसका थीम था। नेक्स्ट पॉइंट है 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन द्वारा। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो ये प्रस्ताव अभी हाल ही में भारत ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव हाल ही में भारत द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12वें प्रश्न पे। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलेशिया। आपको जानकारी दे दूं कि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उन पर सत्ता के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानूनों के तहत आरोप लगाया गया है। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है मलेशिया की। तो मलेशिया के बारे में एक जानकारी यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा रूप में शामिल किया है कि सुल्तान जौहर कप का आयोजन 22 से 29 अक्टूबर 2022 तक मलेशिया के जौहर बाहरों में किया गया और यहाँ पर अगर हम बात करें तो खिताब को
को भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूट आउट में हराकर अपने नाम किया है, यानी कि इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया ऑस्ट्रेलिया को हरा कर। अगले पॉइंट की बात करें तो इसके साथ ही भारत ने अपना तीसरा सुल्तान जौहर हॉकी कप का खिताब जीत लिया है। इससे पहले भारत ने 2013 और 2014 में इस खिताब को अपने नाम किया था। आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना कि सुल्तान जौहर जो कप है ये संबंधित किससे है, तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला पॉइंट है इसके यानी कि भारत ने इस जीत के साथ ही ग्रेट ब्रिटेन के 3 बार खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ये सुल्तान जौहर हॉकी विश्व कप का जो खिताब है भारत और ब्रिटेन ने यानी कि इंग्लैंड ने 3 बार अपने नाम किया, यानी कि केवल 2 देश हैं जो कि 3 बार इस खिताब को अपने नाम किया है, जो कि भारत और ब्रिटेन। अब चलते हैं यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में दिया था आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी शुरुआत हो रही है 26 मार्च 2023 से, और इस कोर्स के अंतर्गत ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो नोट्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं, जो कि बीपीएससी मेकर ऐप पर आपके बीपीएससी वाले कोर्स में इंक्लूड है। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था, कमेंट बॉक्स में लिखिए और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखिए। लिखने से फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं, तो सारी जानकारी वहाँ पर अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।